9 सितंबर को नेपाल की सड़कों पर क्रांति के नाम पर जो पागलपन नजर आ रहा था वो आज थम गया। लेकिन थमते थमते काठमांडू में सुप्रीम कोर्ट, संसद, सचिवालय खाक हो चुके थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को गली गली और फिर नदी नदी दौड़ाकर पीटा गया। दूसरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को बंधक बना लिया गया, पत्नी को पीटा गया। एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी जिंदा जला दी गई। गुस्सा सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं था, कांतिपुर अखबार का दफ्तर आज दोपहर तक जलता रहा। बीते रोज आग लगाई गई थी, हिल्टन होटल जला दिया गया। जब तक प्रधान सेनापति जनरल अशोक राज सिकदल ने बयान जारी कर कर्फ्यू का ऐलान नहीं किया, बाजारों में लूटपाट जारी थी। आम लोग अपने घरों में सहमे हुए न्यूज़ देख रहे थे कि भ्रष्टाचार की मुखालफत के नाम पर यह सब क्या हो रहा है। 9 सितंबर को अगर नेपाल की सत्ता के एलिट्स एक एक कर ढह रहे थे, इस्तीफों की बारिश हो रही थी, तो ये बात भी रेखांकित की जा रही थी कि आंदोलन भटकता नजर आ रहा है। तो आज प्रदर्शनकारियों ने तरीका बदला। आज युवा काठमांडू की सड़कों की सफाई करते नजर आए। जो सेना 2 दिन वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, वो जनरल सिकदल के संबोधन के बाद एक्शन में है। राजधानी काठमांडू के लगभग हर अहम इलाके में आर्मी तैनात है। खाक हो चुकी संसद और सुप्रीम कोर्ट तक पर पहरा है। सेना का यह कर्फ्यू 11 सितंबर तक लगा रहेगा। उसके बाद स्थिति के मुताबिक फैसला होगा। नेपाल के साथ साथ पूरी दुनिया और खासकर भारत ये प्रोसेस करने में लगा है कि 8 और 9 सितंबर को हुआ क्या। लोग पूछ रहे हैं कि जिस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को आग लगाई गई है, उसके एकदम पीछे नेपाली सेना का मुख्यालय है। दूरी 1 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उस तरफ कदम नहीं बढ़ाए। ये सवाल नेपाल के भीतर भी पूछे जा रहे हैं। एक तरफ नेपाल की सेना से सवाल किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेपाल की सेना भी सवाल पूछ रही है कि आगे क्या। जनरल सिकदल ने बातचीत का कॉल दिया था, लेकिन बात किससे की जाए। अक्सर नेतृत्व विहीन आंदोलनों के साथ यही दिक्कत होती है कि जब आंदोलन पूरा हो जाता है तो सामने वाली पार्टी से बात करने वाला कोई रहता ही नहीं। नेपाल के साथ भी यही दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस जेनजी आंदोलन का कोई एक चेहरा नहीं था। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का नाम सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वो आंदोलन में शामिल नहीं हुए, नहीं उन्होंने इस आंदोलन का कॉल भी दिया था। हाँ, जब नेपाल के युवाओं ने ऐलान किया तो बालेंद्र ने इसका समर्थन जरूर किया, पर समर्थन भर देने से आप आंदोलन के नेता तो नहीं बन जाते। इसलिए सेना पूछ रही है कि हम बात करें तो किससे। ये बात तो हो गई नेपाल की अंदरूनी राजनीति की, पर जिस तरह की तस्वीर नेपाल से 9 सितंबर को आई, उसने भारत में बैठी इंटेलिजेंस टीम्स पर भी सवाल खड़े किए हैं। भारत के पड़ोसी देश लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। श्रीलंका में सरकार गई, भारत की मदद से किसी तरह उसको स्टेबलाइज किया गया। बीते साल बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, अब नेपाल में ऐसा हो रहा है। क्या भारत के लिए नेपाल की घटनाएं भी चिंता का सबब बनेंगी? क्या इंटेलिजेंस एजेंसियां जो भारत की थी, उन्होंने पहले ही भांप लिया था? तो आज के शो में हम जानेंगे कि नेपाल में जो हुआ उसे भारत को किस तरह देखना चाहिए। क्या नेपाल की सेना अराजकता को रोक सकती थी? और साथ में जानेंगे नेपाल के ताज़ा हालात भी। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, आप खबर गांव का इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं निखिल के साथ। नेपाल में अराजकता फैली, संसद, सुप्रीम कोर्ट समेत कई सरकारी इमारतों को तोड़ा गया, तो सवाल हिंदुस्तान पर भी उठे कि क्या भारत इसे भांपने में असफल रहा। बात सिर्फ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं थी, वो तो वैसे भी नेपाल में हो रहा था। दिक्कत यह है, या जिस पॉइंट पर ध्यान होना चाहिए वो ये है कि भारत नेपाल से 1700 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। बिना पासपोर्ट और वीज़ा दोनों देशों के लोग एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं। ओपन बॉर्डर है। हमने अतीत में भी देखा है कि पाकिस्तान ने किस तरह भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए नेपाल की ज़मीन का इस्तेमाल किया। इसलिए हमारी पहली चिंता तो यही है कि एक अराजक या कमज़ोर नेपाल भारत के लिए कतई सही नहीं हो सकता। ये बहुत ज़रूरी है कि नेपाल अपने पैरों पर खड़ा रहे। अब जब नेपाल प्रोटेस्ट की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं, तो नई नई जानकारियां सामने आ रही। जैसे आज ही नेपाल की सेना ने बड़ी संख्या में अनऑथराइज्ड वेपन्स बरामद किए। इतनी बड़ी संख्या में हथियार कहाँ से आए, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाना था, और किसने ये हथियार पहुँचाए? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलने चाहिए। भारत में बैठे सुरक्षा विशेषज्ञों की चिंता है कि ये हथियार हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो, इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा। ऐसा हमने बांग्लादेश में भी देखा, जब कई रेडिकल संगठनों के ठिकानों से इसी तरह हथियार बरामद किए गए थे और ये संगठन खुले तौर पर शेख हसीना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों में भाग ले रहे थे। ऐसे संगठनों के बाकायदा वीडियो बने हुए हैं जो कह रहे हैं कि अगर हसीना नहीं जाती तो वो हमला बोल देंगे। सोचिए, इस तरह की आशंका अगर नेपाल में सच हो जाती तो कितना और नुकसान होता। साउथ एशिया मॉनिटर के लेख में जयंती राय चौधरी यही सारी चिंताएं दोहरा रहे हैं।
वो लिखते हैं कि भारत का पड़ोसी के मामलों में हाथ न डालने का जो ओल्ड डॉक्ट्रिन है, नेपाल के मामले में अपर्याप्त दिखाई देता है। कैसे कदम उठा सकती है भारत सरकार? प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस मीटिंग बुला ली है, नेपाल की खबर ली है और सुरक्षा चौकस करने के आदेश दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर फौरी तौर पर कोई हल नहीं निकल पाता है तो भारत को कोशिश करनी चाहिए कि नेपाल में चुनाव करवाए जाए और जनता की चुनी सरकार सत्ता पाए। चुनाव लोकतंत्र वाली बात इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि नेपाल का एक तबका राजशाही की वापसी की बात कर रहा है। नेपाल का लोकतंत्र महज 17 बरस पुराना है और इसमें 12 सरकारें बदल चुकी हैं। हमें यह बताने की ज़रूरत नहीं कि इतने कम अरसे में इतनी सरकारें बदलना एक कमज़ोर लोकतंत्र की निशानी है। लोकतंत्र कमज़ोर होगा तो मुल्क भी कमज़ोर रहेगा और कमज़ोर नेपाल भारत के लिए सही नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी संवेदनशील स्थिति में भारत को संतुलित लेकिन प्रैग्मेटिक होकर फैसले लेने चाहिए और एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज भी निभाना चाहिए, रिस्पेक्टिंग द सोवरेनिटी ऑफ नेपाल। 9 सितंबर की रात प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे से लौटने के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के बैठक में नेपाल की घटनाक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। ये जानकर बहुत पीड़ा हुई कि इसमें अनेक युवाओं की जान गई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल के अपने सभी भाई बहनों से विनम्र अपील करता हूं कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। प्रधानमंत्री का जो ट्वीट था, इसे नेपाल में सारे स्टेक होल्डर्स के लिए एक मैसेज की तरह पढ़ा जा रहा है कि भारत में सारी चीज़ें नोटिस की जा रही हैं। भारत वाली बात यहीं तक। अब बात करते हैं कि 9 सितंबर को जो हुआ उसे लेकर नेपाल की सेना पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। आप टाइमलाइन एक बार देखिए। 4 सितंबर को ओली सरकार ने सोशल मीडिया बैन किया। पैनिक उसी दिन शुरू हो गया। 3 दिन बाद ये ऐलान कर दिया गया था कि नेपाल के युवा इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 7 तारीख तक नेपाल के अखबारों में यह बात शाया हो चुकी थी कि जेनजी करप्शन और मिस गवर्नेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले हैं। क्या तब तक नेपाल की सरकार ने इसकी कोई तैयारी नहीं की थी? जाहिर सी बात है, सरकारी इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहे थे। काठमांडू का जो लुटियंस इक्विवेलेंट है, उन इलाकों में प्रदर्शन होने थे। क्या सरकार को गंभीरता का बिल्कुल अंदाजा नहीं था? क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी? फिर 8 सितंबर को पुलिस ने 19 लोगों को मार दिया, ज़्यादातर छात्र थे। 19 लोगों की मौत की बात आग की तरह दुनिया में फैली। क्या नेपाल की सेना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 19 मौतों से प्रोटेस्ट कितना भड़क जाएगा? सेना की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं कि वो दंगे क्यों नहीं रोक पाई। जब सुप्रीम कोर्ट में अराजक भीड़ आग लगा रही थी तब सेना कहाँ थी? क्योंकि नेपाल सेना का मुख्यालय तो उसके एकदम पीछे ही है। नेपाल की सेना में 95,000 के आसपास जवान हैं। हमारे पास आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है कि काठमांडू में कितने तैनात रहते हैं और कितने ग्रामीण इलाकों में, लेकिन काठमांडू में भी सैनिकों की ठीक ठाक संख्या होगी ही। ऊपर से काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा शहर है, कैपिटल है, वहाँ पार्लियामेंट है, कोर्ट्स हैं, सरकारी दफ्तर हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत तमाम नेताओं के घर यहीं पर हैं। देश विदेश के नेता पहले यहीं आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पे, एम्बेसीज हैं, इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज की कई टुकड़ियाँ यहाँ तैनात रहती ही हैं। इसीलिए पूछा जा रहा है कि दंगों के समय ये सब कहाँ थे। इस विषय पर बीबीसी हिंदी पर रजनीश कुमार की रिपोर्ट भी छपी है। नेपाल के कई नेताओं ने रजनीश से बातचीत के दौरान यही सवाल उठाए। दीप कुमार उपाध्याय भारत में नेपाल के राजदूत रहे हैं, वो भी नेपाल के कपिलवस्तु में रहते हैं। वो बीबीसी से कहते हैं कि लोग आर्मी से सवाल पूछ सकते हैं कि संसद, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और सिंह दरबार की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके पास थी, तो वहां कैसे आर्सन हुआ। मुझे नहीं पता कि यह जानबूझकर हुआ है या फिर इस डर से कि कहीं और ज़्यादा लोगों की जान न चली जाए। मुझे लगता है कि आर्मी ने आक्रोशित भीड़ को सब कुछ करने दिया कि लोगों का गुस्सा ठंडा हुआ एक बार के लिए। नेपाल के निर्दलीय सांसद अमरेश सिंह भी इस बात को दोहराते हैं कि 8 सितंबर की घटना देखने के बाद सेना को सतर्क हो जाना चाहिए था। आज 10 सितंबर है, नेपाल में शांति है, कहीं से प्रोटेस्ट की खबर नहीं आ रही है। भारत के अखबारों के पहले पन्ने में नेपाल की खबरें छाई हुई हैं। ज़्यादातर अखबारों के संपादकीय में 2 बातें मुख्यतः लिखी गई हैं। पहली तो ये कि नेपाल के प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन का नतीजा भले ही हों, स्पार्क वहाँ से आया, लेकिन उसके पीछे की असल वजह करप्शन और मिसगवर्नेंस ही थे। नेपाल में नए नेताओं के न आने से वहाँ के युवाओं में फ्रस्ट्रेशन था, गुस्सा था। इसका गुब्बारा आज नहीं तो कल फूटना ही था। बस सोशल मीडिया बैन ने इसमें एक पुश दिया। दूसरी बात जो संपादकीयों में लिखी जा रही है कि ओली ने नेपाल में हुई तबाही रोकने में देर की। जब 19 लोगों की मौत की खबर उन्हें 8 को मिल गई थी तो उन्होंने इस्तीफा देने में इतना समय क्यों लगाया। जानकार कहते हैं कि अगर 8 को ही ओली का इस्तीफा हो जाता तो नेपाल को इतनी तबाही से बचाया जा सकता था। लौटते हैं भारत पर। नेपाल में जो हुआ वो कॉन्स्पिरेसी है या क्रांति? इस सवाल पर नेपाल के बाहर शायद सबसे ज़्यादा चर्चा हिंदुस्तान में है। एक धड़ा है जो इस बात से खुश है कि नेपाल में कॉमरेडों की सरकार धड़ाम हो गई।
फिर एक धड़ा है वो जो सड़क पर पिटते देवबा को देखकर भारत की वित्त मंत्री से तुलना करने लगा कि भारत में ये सब कब होगा। कोई इस जल्दी में है कि कैसे प्रदर्शनकारियों को बेवकूफ़ बता दिया जाए, तो कोई राग अलाप रहा है कि अलट पलट कर देख लो, एक यही देश है जो अपने पैरों पर खड़ा है। इन्हें यह समझना होगा कि नेपाल में जो भी हो रहा है वो 3 लाइन के ट्वीट में समेटने से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हम नेपाल का अध्याय पूरा करें उससे पहले आपको एक और अपडेट देते जाएं जो राजदूत की रिकॉर्डिंग के वक्त आया था। नेपाल में अब ये मांग भी उठ रही है जेनजी प्रोटेस्टर्स की तरफ से कि सुशीला कार्की जो नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस हैं वो नेपाल की अंतरिम नेता बने। 8 और 9 सितंबर को बालेंद्र शाह के नाम की भी खूब चर्चा थी, लेकिन जैसे हमने राजदूत में आपको पहले बताया था वो मधेश से आते हैं और ऐसे में उनका नेपाल का अंतरिम या स्थायी नेता बनना बहुत मुश्किल चीज़ है। पहाड़ी सूबों में ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी, इसीलिए सुशीला कार्की का नाम अब सामने आ रहा है। खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि सुशीला कार्की ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए हामी भर दी है। अभी के लिए ये तय हुआ है कि जेनजी की तरफ से वो सेना से बात करने के लिए आगे बढ़ेंगी। क्या वो वास्तव में अंतरिम नेता बनती हैं? क्या उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है? इस प्रश्न का जवाब भविष्य के गर्भ में है। ये चैप्टर यहीं तक। अब एक खबर कतर से जान लीजिए आप। 9 सितंबर को इजरायली सेना ने कतर में मौजूद हमास के दफ्तर पर हमला कर दिया। इसकी जिम्मेदारी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ली है। आईडीएफ ने एक बयान में कहा है कि 15 इजरायली लड़ाकू विमानों ने एक ही लक्ष्य पर 10 बम दागे हैं। कतर ने इसे एक कायराना हमला बताया है। अरब देशों ने भी निंदा की है। इस हमले में 6 लोग मारे गए हैं, जिसमें हमास के नेता खलील अल हया के बेटे हुमाम अल हया भी शामिल हैं। खलील अल हया हमास के सीनियर लीडर हैं। गजा वॉर सीज फायर में हमास की तरफ से बातचीत कर रहे थे। इजरायल का असल निशाना वही थे, पर उन्हें कुछ नहीं हुआ। इजरायल इस बात से बौखलाया हुआ है। इजरायल उन्हें 7 अक्टूबर के हमले का गुनहगार मानता है। भले ही यह हमला हमास के नेताओं पर हुआ हो, लेकिन ज़मीन तो कतर की थी, इसलिए इस पर कड़ी आपत्ति आनी थी, जो आई भी, लेकिन सिर्फ अरब नेताओं की तरफ से। ट्रंप ने कह दिया कि हमला मैंने नहीं करवाया, नेतन्याहू का प्लान था, हमें इस हमले की जानकारी थी और इसकी जानकारी हमने कतर को दे दी थी। कतर कह रहा है कि हमें अमेरिका ने जानकारी हमले के बाद दी, जब सब कुछ हो लिया। कतर समेत अरब मुल्क अमेरिका के खास सहयोगी हैं। जानकार कहते हैं कि इतना बड़ा फैसला बिना अमेरिका की हरी झंडी हो ही नहीं सकता। इसराइल के इस कदम से अमेरिका और कतर के रिश्ते में कुछ असर तो पड़ेगा ही, पर क्या ट्रंप इसे ठीक कर पाएंगे? क्या ट्रंप नेतन्याहू की वजह से अपने अरब सहयोगियों को खो देंगे? ये बात राजदूत के किसी और एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। आज का राजदूत साजिद ने लिखा था, आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप खबरगांव देखते रहिए।